हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? ताकि मैंने कम्युनिटी में एक पोल डाला था और वो कम्युनिटी में पोल आया। पोल चार चार ऑप्शन दिया था आपके सामने कि सेल साइकिल चालू किया जाए, या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी चालू किया जाए, या फिर रिप्रोडक्शन चालू किया जाए, या फिर इकोलॉजी चालू किया जाए। तो बहुत सारे बच्चों का बोलना था कि सर ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का यहाँ पर पहला चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सा है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर नोट्स कैसे बनाना है, कैसे पढ़ाऊंगा, वो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पहला पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम। तो पहला पॉइंट क्या है? ब्रीथिंग टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ब्रीथिंग जो रहती वो कहां पर होती? माइटोकॉन्ड्रिया में होती। और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होती? वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के जरिए होती। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है वो हम अच्छे से बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर हम बेसिक्स पढ़ लेते हैं। तो ब्रीथिंग टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो उससे क्या बनता है? एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी मतलब एनर्जी फ्रॉम फूड। यहाँ पर एनर्जी बनती फूड से। और क्या होता है? वो एनर्जी बनने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। सो ब्रीथिंग क्यों जरूरी है? ब्रीथिंग कहां पर होती? सबसे पहला पॉइंट ये देख लेते हैं हम कि ब्रीथिंग टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रीथिंग होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में होने के बाद उस ब्रीथिंग से हमको क्या मिलता है? ब्रीथिंग करने के बाद एटीपी मिलता। एटीपी क्या रहता? एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एटीपी क्या है? ये एनर्जी का फॉर्म है। तो एनर्जी कहां से मिलती है हमको? फूड से मिलती। कहां से मिलती? फूड से, ठीक है। सो ये फूड को हम क्या करते? मेटाबोलाइज करते। क्या करते? मेटाबोलाइज। अब मेटाबोलाइज का मतलब क्या होता? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता कि केमिकल रिएक्शन करके उसको प्रोसेस किया जाता, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन यूटिलाइज इन ईटीएस। ऑक्सीजन जो रहता वो ईटीएस में यूटिलाइज होता। अब ईटीएस क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। अब ये भी क्या है वो भी हम अगले वीडियो में अच्छे से देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम क्या है, ठीक है। यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कैसा होता? ईटीएस में होता। कहां पर होता? ईटीएस में। ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय सेल। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। मतलब ब्रीथिंग, हम ऑक्सीजन को हवा के जरिए अपने लंग्स में लेते हैं और जो सेल जो CO2 सिक्रीट करता, मतलब जो CO2 बनाता, उसको बाहर छोड़ते, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरिएबल डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंड अपॉन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का वो वेरिएबल रहता। कैसा रहता? वेरिएबल रहता। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का मतलब क्या होता कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल डिफरेंट मैकेनिज्म परफॉर्म करते और उस हिसाब से वो ब्रीथिंग के अपने अपने हिसाब से वो ब्रीथिंग करते। मतलब किस हिसाब से करते? वो डिपेंड अपॉन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उनके हैबिटेट पे जहां पर वो रहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि गिल्स है तो वो एनिमल में फिश में रहेगा। फिश में क्यों रहेगा? क्योंकि वो पानी में रहती, ठीक है। ये बहुत अच्छे से देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अभी सिर्फ ये इंट्रो दे रहा मैं कि क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इतना समझ में आ गया? ये मिटा दिया जाए, इसके आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट, कि हम अब मैकेनिज्म देखेंगे वेरियस ऑर्गेनिज्म का, कैसे ब्रीथिंग मैकेनिज्म रहता। एज आई सेड इन माय प्रीवियस पॉइंट दैट कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग सिस्टम डेवलप्ड होता, अलग अलग उनके हैबिटेट के हिसाब से। तो यहाँ पर हम कुछ एनिमल लेते हैं और वो एनिमल का हैबिटेट कैसा है, वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो 6 है लोअर इनवर्टिब्रेट्स। अब एनिमल किंगडम हम जब पढ़ेंगे तब हम लोअर इनवर्टिब्रेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर समझने के लिए ऐसा समझो, जो लोअर ऑर्गेनिज्म रहते, जो वर्टिब्रेट्स नहीं रहते, जिनको वर्टिबल कॉलम नहीं रहता, उनको हम लोअर इनवर्टिब्रेट्स बोलते। तो जो लाइक स्पॉन्जेस रहते, सिलेंट्रेट्स रहते और फ्लैटवर्म रहते। कौन रहते?
फ्लैटवर्म। ये 3 टाइप के जो एनिमल्स रहते हैं, 3 टाइप के जो किंगडम्स रहते हैं, उनमें हमको सिंपल डिफ्यूजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता? सिंपल डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मैं वो समझा देता हूं कि उनका जो सरफेस रहता बॉडी का, क्या रहता? सरफेस मतलब सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब उनका ऊपर का जो कवरिंग रहती, जो बॉडी का सरफेस रहता, जो बॉडी के बाहर रहता, वहां से ही वो रेस्पिरेशन कर लेते हैं। कैसे करते हैं कि यहां से वो O2 लेंगे और CO2 यहीं से सरफेस से ही बाहर छोड़ देंगे। ठीक है, उनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन देखने को नहीं मिलता। किसमें? स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए और फ्लैटवर्म हो गए। ठीक है, इनमें क्या होता? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन समझ में आ गया कि ऊपर के ऊपर ही सरफेस ऑफ द बॉडी के ही रेस्पिरेशन हो जाएगा। उसके बाद क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ये कॉमनली हमको अर्थवर्म में देखने को मिलता। अब अर्थवर्म क्या है? अर्थवर्म तो आपको मालूम होगा बहुत अच्छे से कि इट्स अ फ्रेंड ऑफ फार्मर। ये फार्मर के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। ये जमीन के अंदर रहना प्रेफर करते हैं, मतलब जमीन के अंदर रहते हैं, तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब क्या? इनमें एक स्पेशल ऑर्गन देखने को मिलता है हमको, एक स्पेशलाइज सेल्स देखने को मिलते हैं हमको, जिसका नाम है मॉइस्ट क्यूटिकल। क्या है? मॉइस्ट क्यूटिकल। जो क्यूटिकल रहते हैं उनमें एक स्पेशलाइज सेल रहते हैं जो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, और वो जो क्यूटिकल रहते हैं वो कैसे रहते हैं? मॉइस्ट रहते हैं। मॉइस्ट मतलब उनमें नमी रहती। क्या रहती? नमी रहती। ठीक है, उसके बाद ट्रकियल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ट्रकियल सिस्टम। अब ट्रकियल सिस्टम क्या है? ये हमको इंसेक्ट्स में देखने को मिलता। इंसेक्ट्स मतलब क्या? जो कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह वगैरह जो रहते हैं, उनमें हमको क्या देखने को मिलता? ट्रकियल सिस्टम देखने को मिलता। अब आप बोलेंगे भैया ट्रकियल सिस्टम का मतलब क्या है? तो ट्रकियल सिस्टम का मतलब नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स मतलब उनमें ट्यूब्स का नेटवर्क देखने को मिलता। अगर हो सके तो मैं यहाँ पर वीडियो एडिटिंग में आपको बता दूंगा ये सब कैसे कैसे रहता है। ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया तो आपने समझ जाना और इसके डायग्राम देख लेना एनसीईआरटी में से। ठीक है, सो जो ट्रकियल सिस्टम रहता उसमें क्या देखने को मिलता हमको? नेटवर्क ऑफ ट्यूब। किसके ट्यूब? ट्रकिया के ट्यूब्स। ट्रकियल ट्यूब्स देखने को मिलते हैं हमको। क्या देखने को मिलते हैं? ट्रकियल ट्यूब्स। किसमें? इंसेक्ट्स में। किसमें? इंसेक्ट्स में। ठीक है, उसके बाद ब्रकियल रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? अब यहाँ पर क्या आ गया? ब्रकियल रेस्पिरेशन आ गया। क्या आ गया? ब्रकियल रेस्पिरेशन। भैया ब्रकियल रेस्पिरेशन समझाओ। तो ब्रकियल रेस्पिरेशन का मतलब वस्कुलराइज स्ट्रक्चर। वस्कुलराइज स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर ब्लड का फ्लो हमको देखने को मिल सकता। वस्कुलराइज मतलब ब्लड का फ्लो। किसका फ्लो? ब्लड का फ्लो यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता। और ये स्पेशली गिल्स वस्कुलर स्ट्रक्चर मतलब गिल्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिल्स। वस्कुलराइज स्ट्रक्चर मतलब गिल्स मतलब जो आपने मछली देखी होंगी, मछली के वो ये देखा होगा आपने, देखो बहुत अच्छे से बताता मैं। मछली का जो ये रहता है यहाँ का, उसको हम मछली ताजी है कि नहीं वो देखने के काम आती उसके गिल्स। तो गिल्स मछली में देखने को मिलते। और ये कौन से क्लास में देखने को मिलते? आर्थ्रोपोड्स में भी देखने को मिलते हैं और मोलस्का में भी देखने को मिलते हैं। अब ये आर्थ्रोपोड कौन से? जो मराइन है। मराइन मतलब जो पानी में रहने वाले हैं, उसमें हमको क्या देखने को मिलते हैं? ब्रकियल रेस्पिरेशन। ब्रकियल रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गन की वजह से होता? वो गिल्स की वजह से होता। ठीक है, ये कैसा रहता? वस्कुलराइज इन स्ट्रक्चर रहता। वस्कुलराइज इन स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया। वस्कुलराइज का मतलब क्या होता? कि वो क्या बोलते उसको, इसमें हमको ब्लड फ्लो होता हुआ दिखेगा। ब्लड फ्लो होता है इसमें। ठीक है, ये कहां पर देखने को मिलता है हमको? आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्का में। समझ में आ गया ये? इसके आगे का लिया जाए। ठीक है, मैं मिटाकर एक बार लिख लेता हूं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट हमें आ रहा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है भैया? तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब इसमें वस्कुलराइज्ड बैग रहता। क्या रहता? वस्कुलराइज्ड बैग रहता, डायरेक्ट बैग रहता। और ये लंग्स रहते। कौन रहते? लंग्स। वस्कुलराइज्ड बैग मतलब क्या? लंग्स। ठीक है, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वस्कुलराइज्ड बैग रहते जिसको हम लंग्स बोलते हैं। लंग्स में भी डिफरेंट काइंड के अल्वोलस रहते और क्या रहता?
ब्रैकियोल्स रहते वगैरह वगैरह, यहाँ पर वो हमको देखने को मिलता। और ये जनरली किस में देखने को मिलता हमको, कौन से एनिमल्स में, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। कौन से एनिमल्स में, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, ठीक है। उसके बाद फिशेस यूज गिल्स, मतलब जो फिश रहते वो क्या यूज करते, अपने गिल्स यूज करते। क्या यूज करते, गिल्स यूज करते। गिल्स मैंने बताया, गिल्स मतलब क्या, जो फिश को अगर देखा होगा आपने, तो अगर अभी आप फिश खाते होंगे तो आप मार्केट में गए होंगे तो आपने फिश को ऐसे गिल्स रहते, मतलब बाहर आए हुए जहां से वो पानी लेते, ठीक है। तो वहां से वो रेस्पिरेशन करते। क्या करते, रेस्पिरेशन करते। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स। एम्फीबियंस मतलब जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, उनको एम्फीबियंस बोलते। लाइक टॉर्टाइल्स, फ्रॉग, इट्स अ टाइप ऑफ एम्फीबियंस। उसके बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब जो जमीन पर घिसड़ के चलते, लाइक अपना ये हो गया कोबरा, स्नेक्स, ऑल स्नेक क्लासेस आर रेप्टाइल्स, ठीक है। छिपकली वगैरह ये सब। मैमल्स, मैमल्स का मतलब जो मैमलरी ग्लैंड से बच्चों को दूध पिलाते, दूध पिलाने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेस्पायर थ्रू लंग्स, ये किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। उसके बाद फ्रॉग्स, क्या, फ्रॉग, ये कहां से रेस्पायर करते हैं, ये स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं और लंग्स पे भी रेस्पायर कर सकते हैं। नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ताकि ये एक्सेप्शन है तो ये आपको पूछे जाने की गारंटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद ओवरऑल हम देख लेते हैं कौन से एनिमल क्या क्या करते हैं, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके के मैकेनिज्म कैसे रहते हैं, वो हमने इस वीडियो में पूरा देख लिया। एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि यहाँ पर पहले पूरे एक टेबल बनाया हुआ है और उसका टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, यहाँ पर एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन लिखा हुआ है। ध्यान देना, ये टेबल को एक बार लिख लेना और 2-3 बार पढ़ लेना, ऑफ कोर्स आपको ये टेबल याद हो जाएगा, बहुत सिंपल, ठीक है। तो ये हमारी ट्री गैस की। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है पहले ये, पिछले कुछ समय पहले। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स स्पॉन्ज हो गए, सिलेंट्रेड हो गया और फ्लैटवर्म हो गए। इनमें क्या देखने को मिलता है हमको, सिंपल डिफ्यूजन। क्या देखने को मिलता है, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद अर्थवर्म, क्या, अर्थवर्म, इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये कैसे होता, मॉइस्ट क्यूटिकल से होता। किससे होता, मॉइस्ट क्यूटिकल से होता, ठीक है। उसके बाद इंसेक्ट, इंसेक्ट में क्या रहता, नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब रहते। क्या रहते हैं, नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब। तो ये क्या काम करते हैं, ये ट्रकियल सिस्टम से होता है इनका रेस्पिरेशन। किससे होता, ट्रकियल सिस्टम से। उसके बाद एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मॉइस्ट एंड मोलस्का, एंड मोलस्का, क्या, एंड मोलस्का। इसमें क्या कैसे होता, ब्रकियल सिस्टम से होता। कैसे होता, ब्रकियल सिस्टम से, थ्रू गिल्स, गिल्स के जरिए, ठीक है। उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल, कौन सा एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल, इनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता। कैसा रेस्पिरेशन होता, पल्मोनरी, किसके जरिए, लंग्स के जरिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब जो जंगलों में रहने वाले जानवर है, जो कहां पर रहते हैं, जंगलों में। जंगल मतलब अपना फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल, ठीक है। उसके बाद एम्फीबियन, बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टिल्स, रेप्टाइल, ये इसका भी रेस्पिरेशन कैसे होता, लंग्स से होता। कैसे होता, पिक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पाथवे ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन क्या देख रहे हैं हमारे, ह्यूमन रेस्पिरेशन, क्या देख रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन में अब हम क्या देख रहे हैं, आज सिर्फ और सिर्फ पाथवे देख रहे हैं। तो पाथवे में क्या क्या इंक्लूडेड है, सबसे पहले वो देख लेंगे। तो पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स का मतलब हमारे दो नॉस्ट्रिल्स रहते, क्या रहते, दो नॉस्ट्रिल्स रहते, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। नॉस्ट्रिल्स मतलब अपनी नाक। तो दो नॉस्ट्रिल रहते, क्या रहते, दो नॉस्ट्रिल। एक नसल चेंबर रहता, नसल चेंबर मतलब ये जो दोनों को कनेक्ट करता आखिरी में जाके, उसको हम क्या बोलते हैं, नसल चेंबर बोलते हैं। फिर ये नसल चेंबर आगे जाके क्या, आगे जाके कौन से पार्ट में कन्वर्ट होता, फेरिंग्स में कन्वर्ट होता। किस में कन्वर्ट होता, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद क्या बनता, लैरिंग्स बनता। बनता मतलब लैरिंग्स रहता है,
ठीक है, ये पाथवे है। उसके बाद इपिग्लॉटिस भी रहता है, और क्या रहता है, ट्रकिया रहता है। क्या रहता है, ट्रकिया। और ट्रकिया के बाद लंग्स आते हैं। क्या आते हैं, लंग्स, जहां पर क्या होता, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता। क्या होता, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता। ठीक है, तो यहां पर जितने पाथवे हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे, और उस एक एक उसका फंक्शन क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले नसल चेंबर, किसकी बात करते हैं हम, नसल चेंबर। तो नसल चेंबर जो रहता, मतलब ये यहां से जो एयर है आउट ऑफ एटमॉस्फेयर की, वो नाक में से अंदर गई। अंदर जाने के बाद, दोनों नॉस्ट्रिल्स के अंदर जाने के बाद वो कहां पर आई, नसल चेंबर में आई। नसल चेंबर में जाने के बाद, ये नसल चेंबर के बाद कहां पर जाती, ओपन इनटू फेरिंग्स। कहां पर जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी। कहां पर जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी। ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स में जाने के बाद वही एयर उसके बाद में लैरिंग्स में जाएगी। कहां पर जाएगी, लैरिंग्स में जाएगी। अब लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स। क्या है, कार्टिलेजिनियस बॉक्स। अब कार्टिलेजिनियस बॉक्स मतलब ये कार्टिलेज से बना है। किससे बना है, कार्टिलेज से बना है। देखो ह्यूमन बॉडी में दो टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं, एक रहती बोन, दूसरा रहता कार्टिलेज। जो बोन रहती है वो बहुत ज्यादा हार्ड रहती है और वो उसमें मैट्रिक्स रहता, और जो कार्टिलेज रहता वो प्लायबल रहता, मतलब वो फ्लेक्सिबल रहता। कैसा रहता, फ्लेक्सिबल। तो ये जो फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, वो कार्टिलेजिनियस बॉक्स से बने हुआ है। किससे बने हुआ है, कार्टिलेजिनियस बॉक्स से। तो ये क्या काम करता, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड का प्रोडक्शन करने का काम है इसका। प्रोडक्शन ऑफ साउंड मतलब जो आवाज निकल रही है, वो आवाज निकलने का काम किसका है, किसका है, लैरिंग्स का है। किसका है, लैरिंग्स का है। समझ में आया इतना। उसके बाद ड्यूरिंग सॉलोइंग ग्लॉटिस कवर्ड बाय इपिग्लॉटिस। आप किसकी बात कर रहे हैं, आप देखो पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल हो गए, दो पेयर है नॉस्ट्रिल के। ठीक है, उसके बाद नसल चेंबर हो गया, नसल चेंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स हो गया, उसके बाद लैरिंग्स हो गया। उसके बाद आप बात आएगी इपिग्लॉटिस की। तो इपिग्लॉटिस कहां पर रहता, ये एक फ्लैप रहता। मैं जमा तो आपको वीडियो के अंदर ही यहां पर आसपास में वो लगा के दे दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि इपिग्लॉटिस क्या रहता, लैरिंग्स क्या रहता, फेरिंग्स क्या रहता। ठीक है, सो जो सबसे पहले देखो यहां पर कहां पर थे अपन, मैं भूल गया। तो इपिग्लॉटिस के बारे में बात कर रहे थे। तो इपिग्लॉटिस जो रहता वो एक क्या रहता, इपिग्लॉटिस एक, सॉरी ग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस लिखा हुआ है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, इपिग्लॉटिस ग्लॉटिस है कि जो ग्लॉटिस रहता वो क्या करता, ये थीन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप से बना हुआ रहता। ये भी किससे बना हुआ रहता, कार्टिलेजिनियस फ्लैप से बना हुआ रहता। किससे बना हुआ रहता, कार्टिलेजिनियस फ्लैप से। कौन, ग्लॉटिस, कौन, ग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस। ठीक है, और ये प्रिवेंट करता एंट्री को, फूड की एंट्री को लैरिंग्स में। क्या काम करता, जो एंट्री रहती, जो फूड की एंट्री रहती, उसको ये प्रिवेंट करने का काम करता। कौन, इपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस और इपिग्लॉटिस एक ऐसा कंसेप्ट है, ग्लॉटिस ये लैरिंग्स के बाद में आता, और ग्लॉटिस में ही इपिग्लॉटिस रहता, जो क्या काम में आता कि ये प्रिवेंट करता एंट्री, फूड की एंट्री लैरिंग्स में आने। ठीक है, और ये किससे बना हुआ रहता, कार्टिलेजिनियस फ्लैप से बना हुआ रहता, जो कैसा रहता, इलास्टिक रहता। कैसा रहता, इलास्टिक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, ये मिटा के फिर इसके आगे का हम ट्रकिया को देखेंगे। हम पॉइंट नंबर 19 देखते हैं। कौन सा पॉइंट, 19। तो ट्रकिया के बारे में पढ़ते हैं हम अब। किसके बारे में, ट्रकिया के बारे में। तो ट्रकिया क्या है, ये एक स्ट्रेट ट्यूब है। क्या है, स्ट्रेट ट्यूब। स्ट्रेट ट्यूब मतलब सीधी ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब मतलब एक ट्यूब रहती, वो स्ट्रेट ट्यूब है। अप टू मिड थोरैसिक कैविटी। मिड थोरैसिक कैविटी मतलब ये जो आपका ये है, इसको मिड थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड थोरैसिक कैविटी। तो मिड थोरैसिक कैविटी तक ये रहता है। उसके बाद ये क्या होता, डिवाइड्स एट 5th लेवल ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रे। थोरैसिक वर्टिब्रे समझ में नहीं आ रहा हूं, मैं लिख देता हूं, थोरैसिक वर्टिब्रे। ठीक है, सो क्या होता है कि ट्रकिया जो रहता वो एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो मिड थोरैसिक कैविटी तक रहती है, और 5th लेवल ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रे पर ये क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है मतलब बट जाती है। ठीक है, उसके बाद
ट्रकिया के बाद क्या आएगा, फिर ब्रोकिया आएगा। ब्रोकिया, अब यहां पर लंग्स में एंट्री कर डाले हमने। कहां पर एंट्री हो गई, अब लंग्स में, 2 लंग्स में एंट्री हो गई, क्योंकि यहां से ट्रकिया डिवाइड हो गया, और ट्रकिया डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, वो ब्रोकाई में चला गया। और ब्रोकाई क्या है, ब्रोकाई इज नथिंग बट रिपीटेड डिविजन्स। क्या, रिपीटेड डिविजन्स। रिपीटेड डिविजन्स मतलब मैं बता दूंगा यहां पर ब्रोकाई की एक इमेज, ठीक है, हो सके तो ब्रोकाई क्या रहते, तो वो रिपीटेड डिवीजन रहते। क्या रहते, रिपीटेड डिवीजन रहते। ये कैसे कैसे रहते, ये सेकेंडरी रह सकते, टर्चरी रह सकते और टर्मिनल रहते। कितने टाइप के रहते, सेकेंडरी रहते, टर्चरी रहते और टर्मिनल रहते, ठीक है। वो डायग्राम में अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं डायग्राम डाल दूंगा। उसके बाद हम और ट्रकिया के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते। तो ट्रकिया क्या रहता है, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग से बनता। किससे बनता, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग से बनता, जो हमको ट्रकिया में देखने को मिलता है, जिसका शेप कैसा रहता, ट्रकिया जैसा रहता। देखो ऐसा रहता हो, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग, ऐसी रिंग रहती हो, ठीक है। मैं एक और बात बता देता, ऐसी रिंग रहती, ठीक है, ट्रकिया के पास। मैं बता दूंगा अगर हो सके तो डायग्राम में, ठीक है। उसके बाद जो टर्मिनल ब्रोंकियोल रहते, कौन रहते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल। ये देखो यहां पर देखिए हमने रिपीटेड डिवीजन। ब्रोंकियोल का मतलब सेकेंडरी रह सकते, टर्चरी रह सकते और टर्मिनल रह सकते, ठीक है। इसके टर्मिनोलॉजी है, सिर्फ याद रखना है आपको। तो जो टर्मिनल ब्रोंकियोल रहते, वो नंबर ऑफ थीन इरेगुलर वॉल्ड एंड वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर को बनाते। क्या करते वो, देखो अब याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रोकिया में ट्रकिया में आ गए हम, ट्रकिया वहां से डिवाइड हो गया डिवाइड होने के बाद, ट्रकिया डिवाइड होने के बाद वो ब्रोंकियोल में बढ़ गया। ब्रोंकियोल काय में बढ़ गए, बाद में सेकेंडरी ब्रोंकियोल में बढ़ गए, टर्चरी ब्रोंकियोल में बढ़ गए, और किसमें बढ़ गए, टर्मिनल ब्रोंकियोल में बढ़ गए, ठीक है। उनका सेपरेशन होता गया। अब ये सेपरेशन क्यों हुआ, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ना चाहिए। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो कैपेसिटी है वो तुम्हारी बढ़ जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया, गुड। उसके बाद जो टर्मिनल ब्रोंकियोल रहते, मतलब जो सबसे आखिरी के ब्रोंकियोल रहते, वो क्या करते, नंबर ऑफ थीन, मतलब बहुत थीन, मतलब बहुत पतले, ठीक है, बहुत पतले, ठीक है, बहुत पतले, इरेगुलर, मतलब जिसका कोई रेगुलर नहीं है, वो उसको इरेगुलर बोलेंगे। वो वॉल्ड मतलब ये लाइक, इसको ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है, जहां पर वॉल्ड नहीं है, ओके। तो इरेगुलर वॉल्ड और वस्कुलराइज्ड बैग। वस्कुलराइज्ड बैग मतलब क्या होता, वस्कुलराइज्ड बैग का मतलब होता कि जो जहां पर ब्लड का सप्लाई है, क्या है, वस्कुलराइज्ड का मतलब जहां पर ब्लड का सप्लाई है, और ये बैग के जैसे रहते, वस्कुलराइज्ड बैग के जैसे रहते। वस्कुलराइज्ड बैग मतलब जहां पर ब्लड का सप्लाई रहता, उस स्ट्रक्चर के जैसे रहते, बैग लाइक स्ट्रक्चर रहते, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अल्वेलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्वेलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में बहुत बार आया हुआ है और आने के चांसेस इस बार बहुत ज्यादा है, तो करके ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा अल्वोली के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं मिटा देता हूं, आप अच्छे से इसको एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं ये मिटा के दूसरा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सो हमारा 23 पॉइंट चल रहा था। 23 पॉइंट क्या है, देखो, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियोल्स अल्वोलिक कंप्रोमाइज लंग्स, मतलब जो ब्रांचिंग नेटवर्क है, जो ब्रांचिंग नेटवर्क है, किसका किसका, ब्रांचिंग नेटवर्क का मतलब समझो, यहां पर ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंकियोल का और अल्वोली का, मतलब जो ब्रांचेस बनी हुई है, किसकी किसकी, ब्रोंकियोल की और अल्वेली की, इससे मिलकर ही लंग्स बना हुआ है। क्या बना हुआ है, लंग्स बना हुआ है। कंप्राइज लंग्स, कंप्राइज मतलब लंग्स का बनना या फिर किसी चीज का बनना। उसके बाद अल्वोली क्या है, ओनली एक्सचेंज पार्ट, यहां पर CO2 एंड O2 का डिफ्यूजन होता, ठीक है। ये ओनली एक्सचेंज पार्ट है, मतलब जैसे से एक्सचेंज एक्चुअली में होते, कहां पर, वो होते अल्वोली में। अल्वोली क्या है, वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आफ्टर टर्मिनल ब्रोंकियाई, ठीक है। तो ये अल्वोली में क्या होता, एक्सचेंज
होता। किसका किसका? CO2 एंड O2 क्या होता? एक्सचेंज होता, मतलब डिफ्यूजन होता। क्या होता? डिफ्यूजन होता। ठीक है, इसलिए हम अल्वोली को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लंग्स, लंग्स के बारे में देखेंगे। लंग्स कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा, मतलब डबल लेयर्ड प्लूरा से लंग्स क्या रहते? कवर्ड रहते। क्या रहते? लंग्स कवर्ड रहते। किससे? डबल लेयर्ड प्लूरा से। अब जहां पर भी प्लूरा आया समझ जाना कि वो कवरिंग है किसकी? लंग्स की। कैसी रहती? वो डबल लेयर्ड की रहती। कैसी रहती? डबल लेयर्ड। डबल लेयर्ड मतलब उसमें दो लेयर रहेंगे, एक अंदर का और एक बाहर का। ठीक है, उसके बाद जो ये दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ रहता, जो फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। ये काम क्या करता? ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता। फ्रिक्शन मतलब जो घसरण होता, जो घिसाव होता, उसको ऐसा घिसना है नहीं क्या? नहीं, अब यहां पर फ्लूइड आया तो घिसा होगा क्या? बिल्कुल घिसाव नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पर ये फ्लूइड क्या काम करता? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता। क्या करता? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम। उसके बाद आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो अब डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, एज आई सेड कि प्लूरा इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, तो जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन रहेगा वो थोरैसिक सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। किसके कांटेक्ट में रहेगा? थोरैसिक सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। किसके कांटेक्ट में रहेगा? थोरैसिक सरफेस के। थोरैसिक सरफेस मतलब जो बाहर का सरफेस है, ये अपना थोरैसिक सरफेस हो गया। इट्स अ थोरैसिक सरफेस। ये थोरैसिक सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। उसके बाद जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये तो बहुत बट ऑब्वियस सी बात है कि ये कांटेक्ट विद लंग सरफेस, मतलब ये लंग सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। उसके बाद कंडक्टिंग पार्ट, अरे यहां पर ये पॉइंट मैं भूल गया था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लेना। सो हमने एक्सचेंज पार्ट देख लिया, अल्वोली है। अब कंडक्टिंग पार्ट कौन है भैया बताओ? तो कंडक्टिंग पार्ट मतलब जो हवा को सिर्फ कंडक्ट कर रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो कंडक्टिंग पार्ट कौन है अपना? कंडक्टिंग पार्ट नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। जैसे हमने पीछे स्ट्रक्चर देखे, नॉस्ट्रिल रहती, नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या आता? नसल चेंबर, नसल चेंबर के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद ट्रकिया, ट्रकिया के बाद क्या था? ब्रोकियाई, ब्रोकियाई के बाद सेकेंडरी ब्रोक्यूल, सेकेंडरी ब्रोक्यूल के बाद टर्चरी ब्रोक्यूल, टर्चरी ब्रोक्यूल के बाद वेरी गुड टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद अल्वोली। तो जितने भी है टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ये सब के सब कंडक्टिंग पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट का मतलब सिर्फ हवा को, सिर्फ एयर को, एटमॉस्फेयर के एयर को सिर्फ बहाने का काम करना, ले जाने का काम करना। ये किसका है? नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल के जितने भी पार्ट रहते हैं उनका काम सिर्फ कंडक्टिंग करना है, पैसेज करना है, हवा को ले जाना है। कहां तक ले जाना है? अल्वोली तक ले जाना है। इतना समझ में आया? ठीक है, इसके बाद के हम 28 पॉइंट देख लेंगे, तब तक ये मैं मिटा लेता हूं। So let's to move toward our 29th point, that is nothing but lungs are situated in thoracic chamber। जो lungs रहते वो कहां पर रहते? situated मतलब कहां पर रहते? वो thoracic chamber में रहते। thoracic chamber मतलब जो लंग की पोजीशन है उसको हम thoracic chamber बोलते हैं। यहां पर रहते ना lungs, lungs मतलब फेफड़े। ठीक है, तो जो lungs रहते वो कहां पर situated है? thoracic chamber में situated है, which is एनाटॉमिकली एयर टाइट चेंबर। मतलब ये एयर टाइट चेंबर रहता, मतलब यहां से हवा इधर उधर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता एयर के पैसेज के लिए, कि मतलब वो बॉडी में, आपको लगता होगा कि बॉडी में सर लंग्स में से हवा बाहर क्यों नहीं निकल जाती? क्यों? क्योंकि ये एनाटॉमिकली मतलब एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। तो ये एनाटॉमिकली एयर टाइट चेंबर है। एनाटॉमी के हिसाब से ये एक एयर टाइट चेंबर है जहां से हवा बाहर नहीं जा सकती, लंग से हवा बाहर नहीं जा सकती, मतलब बॉडी में। ठीक है, कंटेक्स्ट समझो। उसके बाद थोरैसिक चेंबर क्या है? ठीक है, ये एनाटॉमी है थोरैसिक चेंबर, है ना? एकदम छोटी है तो एनाटॉमी बहुत खतरनाक है, मेडिकल में समझ में आएगा एनाटॉमी क्या रहती। ठीक है, कोई बात नहीं। तो डॉर्सल का मतलब होता बैक साइड। क्या होता? जो अपनी पीछे की साइड है उसको हम डॉर्सली बोलते हैं। ठीक है, ये पीछे की साइड को हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल बोलते हैं। ठीक है, तो डॉर्सली क्या रहते हैं? वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम मतलब वर्टेब्रल कॉलम, जो पीछे हाथ लगा के देखना अपने आप को,
यहाँ पर तुमको एक ऐसा वर्टिबल कॉलम दिखेगा, लगा तो मैं यहाँ पर इमेज डाल दूंगा उसकी। ठीक है, उसके बाद वेंट्रली, वेंट्रली मतलब सामने से, सामने से क्या रहता है उसका, स्टर्नम रहता है, क्या रहता, स्टर्नम। वेंट्रल मतलब सामने, वेंट्रल सामने। लैटरली, लैटरल मतलब आजू बाजू के, आजू बाजू क्या रहते हैं उसके, रिब्स रहते, क्या रहते, रिब्स, ये देखो रिब्स रहते क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद लोअर साइड डाउन शिफ्ट, मतलब जो नीचे के साइड रहता वहां पर क्या रहता, डायाफ्राम रहता, क्या रहता, डायाफ्राम। ठीक है, इतना अगर समझ में आया होगा तो हम यहां पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। इसके बाद का लेक्चर हम इस पे देखते हैं रेस्पिरेशन कैसे होता। उसके बाद के वीडियो में क्या देखे, पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग में रेस्पिरेशन का पाथवे कैसा है। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है वो हम इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले ब्रीथिंग इन्वॉल्व है। अब ब्रीथिंग मतलब क्या, टेकिंग इन एयर एंड टेकिंग आउट एयर, मतलब जो एयर है उसको एटमॉस्फेयर में से लंग्स में लेना और लंग्स में से एयर को बाहर छोड़ना, इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता कि ये अक्रॉस अल्वली होता। डिफ्यूजन मतलब कि गैसेस जो रहते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं काय में, O2 और CO2 का डिफ्यूजन ये कहां पर होता, अल्वोली में होता। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है वो पहला वीडियो देख लो ताकि आपको ये समझ में आए कि अल्वोली क्या है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, मतलब गैस का ट्रांसपोर्ट होना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस मतलब जो गैस है वो इधर से उधर बॉडी में जाना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ये ब्लड के जरिए होता। ठीक है, और लास्ट स्टेप क्या है कि यूटिलाइजेशन ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2, मतलब O2 का यूटिलाइज कर लेना, यूटिलाइजेशन कर लेना, उसको इस्तेमाल कर लेना, और जो CO2 है उसको बाहर छोड़ देना। ठीक है, इतने स्टेप्स मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम ब्रीथिंग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में क्या क्या आता, इंस्पिरेशन आता और एक्सपिरेशन आता। अब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन याद कैसा रखना है, तो इंस्पिरेशन, इन मतलब अंदर, ठीक है, एग्जिट, EX एग्जिट, ठीक है, ऐसा याद रखते हैं ना। तो ये हो गई आपकी ट्रिक। ठीक है, इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता कि सांस को अंदर लेना, मतलब एयर को अंदर लेना, CO2 को, O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना। CO2 को बाहर छोड़ने को क्या बोलेंगे, एक्सपीरेशन। ठीक है, उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या है ये समझाओ सर। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या रहता, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब देखो समझो, इधर हवा बहुत ज्यादा है और इधर हवा बहुत कम है, तो जो जिधर कम हवा है ना उधर ज्यादा हवा चली जाएगी, मतलब जिधर ज्यादा हवा है वो कम हवा की तरफ जाएगी, तो इसको हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, सो ये प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ पर रहता है, लंग्स एंड एटमॉस्फेयर में। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट रहता। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद फॉर मूवमेंट इन एंड आउट, देखो एज आई सेड टू यू कि जहां पर हवा कम रहेंगी, मतलब जहां पर हवा कम रहेगी और जहां पर हवा ज्यादा रहेगी, तो वो जो ज्यादा हवा है वो कम हवा की तरफ जाएगी। इसी को हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल कैपेसिटीज। ओके, उसके बाद डायफ्राम। अब ये डायफ्राम क्या है, तो डायफ्राम, डायफ्राम का रहता है ये मैंने पाथवे में बता दिया है आपको। ठीक है, डायफ्राम इज बिलो द लंग्स, प्रेजेंट बिलो द लंग्स, मतलब जो डायफ्राम रहता है वो लंग्स के नीचे रहता। उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, मतलब इसमें दो टाइप के मसल्स रहते हैं, एक इंटरनल एंड एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरनल 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 इंटरकॉस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये दो टाइप के मसल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमको, कहाँ पर, डायफ्राम में। हेल्प टू मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट, ये क्या काम करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करते हैं। कौन कौन, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, ये कहाँ पर रहते हैं, डायफ्राम में रहते हैं, और ये क्या काम करते हैं, मेंटेन करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट को। जो प्रेशर ग्रेडियंट बना हुआ है, मतलब जो हवा का डिफरेंस बना हुआ है एटमॉस्फेयर में ज्यादा और लंग्स में कम, तो वो ये मेंटेन करने का काम कौन करता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, समझ में आया, मिटा दिया जाए, इसके आगे का हम पढ़ते हैं। सो हम देखते हैं 36 पॉइंट, दैट इज इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का मैंने मतलब पहले ही बोल दिया आपको कि इंस्पिरेशन मतलब टेकिंग एयर इन और बॉडी। सो
यहाँ पर हम इंस्पिरेशन कैसे करते हैं, क्यों इंस्पिरेशन होता है। तो लंग्स का प्रेशर जब कम हो जाता, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब कम हो जाता, तब जो बाहर की एयर है, जो एटमॉस्फेयर की एयर है, वो अपने अंदर चले जाती है एज एन यूजुअल, एज ए सेड प्रेशर ग्रेडियंट की हायर कॉन्सेंट्रेशन पे से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी मॉलिक्यूल मूव करता है, वैसे ही यहाँ पर लंग्स का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। लंग्स के प्रेशर को क्या बोलते हैं, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। तो लंग्स का प्रेशर कम होने की वजह से एटमॉस्फेयर प्रेशर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से और लंग्स का प्रेशर कम होने की वजह से एटमॉस्फेयर की एयर लंग्स के अंदर आ जाएगी। तो वो कैसे आएगी, उसका मैकेनिज्म कैसे होगा, तो यहाँ पर देखते हैं हम। तो इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म, यहाँ पर मैकेनिज्म लिखना भूल गया, मैकेनिज्म। तो इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म कैसा होता कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो ऐसे हो जाता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मेरे को हिंदी में मालूम नहीं, सुकुड़ जाता, हाँ शायद सुकुड़ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मतलब जो डायफ्राम रहेगा वो सुकुड़ जाएगा। देखो कॉन्ट्रैक्शन, सुकुड़ना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, क्या हो जाएंगे कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। देखो याद रखो, कोई भी चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, है कि नहीं। और वॉल्यूम कम हो गया तो उसमें की एयर भी कम हो जाएगी, ठीक है, उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और इसकी वजह से एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रिब और स्टर्नम क्या हो जाएंगे, लिफ्ट हो जाएंगे, मतलब ऊपर आ जाएंगे। अब रिब क्या है, तो मैंने ये बताया हुआ है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। रिब्स मतलब जो अपने आजू बाजू के बोन्स रहते, जो कि कनेक्टेड रहते स्टर्नम से। स्टर्नम क्या है, स्टर्नम बीच में रहता, ठीक है, टाइगर लाइक बोन, ठीक है। उसके बाद थोरैसिक वैल्यूम बढ़ेगा इन दोनों की वजह से। थोरैसिक वैल्यूम मतलब जो वैल्यूम है थोरैसिक, थोरैसिक वैल्यूम मतलब इसका वैल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यूम बढ़ जाएगा। पल्मोनरी वैल्यूम भी बढ़ जाएगा। और अगर ये वैल्यूम बढ़ गया तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो रहेगा वो कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो आपको ये पता होगा कि वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स का प्रेशर कम हो गया और उसके वजह से हमने क्या किया, इंस्पिरेशन किया। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया हुआ तो कमेंट में मेरे को पूछ लेना, मैं एक और बार छोटे वीडियो में आपको ये समझा दूंगा ट्रिक बता के। उसके बाद एक्सपीरेशन। अब एक्सपीरेशन क्या है, देखो एक्सपीरेशन में क्या होता है, अब जो हवा है हमको वो बाहर छोड़नी है। तो बाहर छोड़ने के लिए हवा क्या करना पड़ेगा, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसको हायर कॉन्सेंट्रेशन पे रखना पड़ेगा और लंग्स के सॉरी, जो बाहर का एटमॉस्फेयर की एयर है उसका कॉन्सेंट्रेशन लो होना चाहिए और लंग्स की प्रेशर का कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए। तब जाकर जो जो एयर है लंग से बाहर आ पाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लंग्स प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम, इसका उल्टा करेंगे, है कि नहीं। वो बहुत ऑफकोर्स सी बात है कि हम इसका यहाँ पर उल्टा कर देंगे। तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, तो डायफ्राम को क्या कर देंगे हम, रिलैक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम हो जाएगा, मतलब डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद जो थोरेसिक वैल्यूम है इन दोनों की वजह से वो कम हो जाएगा। क्या होगा, थोरेसिक वैल्यूम इन दोनों की वजह से कम हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब लंग वॉल्यूम नहीं, प्रेशर, ठीक। जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। समझ में आया इतना अच्छे से एकदम। एक और चीज याद रख लो कि जो इंस्पिरेशन है वो पैसिव प्रोसेस है, इसको एटीपी नहीं लगता। ये क्या है, पैसिव प्रोसेस। और जो एक्सपिरेशन है वो क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। क्या है, एक्टिव प्रोसेस। यहाँ पर एटीपी लगता है, ठीक है। एटीपी डजंट रिक्वायर्ड, वेयर एज एटीपी रिक्वायर्ड। एक बार मैं वीडियो में देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं, और ये मिटा भी देता हूँ। आपको समझ में आया अच्छे से, हाँ ठीक है, आ रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एब्डोमिनल मसल। तो एब्डोमिनल मसल ये एब्डोमेन में रहते और इनका काम क्या रहता कि ये स्ट्रेंथ बढ़ाते एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन की, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स इनका काम क्या है, ये स्ट्रेंथ बढ़ाते मतलब उसको थोड़ा क्या देते, उसको सपोर्ट करते
किसको? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को। ये स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन रेट, मतलब रेस्पिरेशन का रेट कितना रहता, तो हम हर मिनट में 12 से 16 टाइम हर मिनट में रेस्पायर करते, मतलब कंप्लीट साइकिल करते, सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, ये 12 से 16 टाइम करते हम एक मिनट में, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पायरोमीटर नाम का एक क्लिनिकल असेसमेंट आता, असेसमेंट मतलब एक प्रोडक्ट आता, जिससे हम पल्मोनरी फंक्शन के बारे में पता कर सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी एस्टिमेटेड, मतलब एयर के वॉल्यूम को हम एस्टिमेटेड कर सकते, गिन सकते, मोल सकते, ठीक है। सो ये हमने देख लिया। इसके बाद के वीडियो में हम क्या देखेंगे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्यूम देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछ ले। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। पार्ट है, तो यहाँ तक हमने सब देख लिया। इस यहाँ पर लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बनना फिक्स है नीट में। सो इसको यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है, और वीडियो के आखिरी तक देखना है, क्योंकि वीडियो के आखिरी में मैं आपको इस टॉपिक के रिलेटेड एक ट्रिक बताने वाला है, जिससे ये सब समअप हो जाएगा और बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए पहले ये देख लेते हैं, ताकि वो ट्रिक समझने में बहुत ज्यादा हमको आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइडल वॉल्यूम से। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन, मतलब ऐसा वॉल्यूम जो नॉर्मल इंस्पिरेशन में, मतलब जब हम सांस लेते, नॉर्मल सांस लेते और नॉर्मल एक्सपायर करते सांस को, मतलब सांस को बाहर छोड़ते, तब उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 500 ml। और अगर इसको हम 1 मिनट के हिसाब से देखें तो 6000 से 8000 ml पर मिनट, ठीक है। उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यूम क्या रहता? देखो नाम ही बता रहा है उसका, इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यूम, मतलब ऐसा वैल्यूम जो रिजर्व कर रहा है इंस्पिरेशन के टाइम में। तो देखो एडिशनल वैल्यू, कौन सा वैल्यूम? एडिशनल वैल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, मतलब ऐसा वॉल्यूम जब हम फोर्सिबल इंस्पिरेशन करते, मतलब जोर लगा के इंस्पायर करते, उस वॉल्यूम को इंस्पिरेशन रिजर्व, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐसा बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? 2500 से 3000 ml, ठीक है। उसके बाद एक्सपिरेटरी रेसिजुअल, सॉरी रिजर्व वैल्यू में, यहाँ पर गलती हो गई, रिजर्व वैल्यू। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू, इसका ही उल्टा कर दो। इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यूम का उल्टा एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यूम। तो एडिशन वैल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन, मतलब ऐसा वैल्यूम जो हम फोर्सिबल एक्सपिरेशन करके, मतलब सांस बाहर छोड़ के निकाल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यूम। तो ये कितनी रहती? 100 ml से, सॉरी 1000 ml से 100,000 ml तक, ठीक है। उसके बाद रेसिजुअल वैल्यूम। अब रेसिजुअल वैल्यूम क्या है? वैल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, मतलब ऐसा वॉल्यूम जो हम फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर रहे हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकाल दे रहे हैं और टाइडल वॉल्यूम भी निकाल दे रहे हैं लंग्स में से, फिर भी उसमें कुछ वॉल्यूम बचा हुआ है, उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? रेसिजुअल वॉल्यूम। अब ये क्यों है सर? इसमें लंग्स में 1100 से 1200 ml कैसे रहता है, मतलब लंग्स में फिर भी कैसे रहता है? तो इसका एक ही पॉइंट है, ये क्यों रहता है? ताकि हमारी लंग्स कोलैप्स ना कर जाए, लंग्स में टोटली एयर ना बचे, ऐसा ना हो, इसीलिए यहाँ पर रेसिजुअल वैल्यूम ऑलवेज बी देयर इन आवर लंग्स, ठीक है। समझ में आ गया? इतना मिटा दिया जाए, इसके आगे का लिया जाए, ठीक है। इसके बाद हम कैपेसिटीज देखने वाले हैं, पल्मोनरी कैपेसिटीज। अब तुम पूछोगे सर पल्मोनरी कैपेसिटीज का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, क्यों पढ़ रहे हैं हम सर, वैल्यू पढ़ लिया बहुत हो गया। तो पल्मोनरी कैपेसिटीज जो रहती, वो यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के काम आती। लंग्स का कोई डिसीज हुआ तो वो पहचानने में काम आती ये पल्मोनरी कैपेसिटीज। इसीलिए जो कैपेसिटीज है वो वॉल्यूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से हो सकता है कि तुमको एक क्या आ जाए? मैच द कॉलम आ जाए। क्या आ जाए? मैच द कॉलम। तो याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इंस्पिरेशनल कैपेसिटी, इसको दूसरा नाम क्या है? आई सी, ठीक है।
आई सी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम मिला देंगे। देखो यहाँ पर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दी गई है, मतलब इंस्पायरेशन की कैपेसिटी कितनी होगी? तो इंस्पायरेशन की कैपेसिटी कितनी होगी? एक टाइडल वॉल्यूम और एक आई मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों को मिला देंगे हम तो क्या हो जाएंगी? कैपेसिटी बन जाएंगी। नहीं, किसकी कैपेसिटी बन जाएंगी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाएंगी। तो ये कितनी हो सकती? 500, टाइडल वॉल्यूम 500 रहता और 2500 मतलब 200, 2500। तो ये दोनों को मिला दिए तो हम हमारी क्या आ जाएंगी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो ये कितनी हो सकती? 3000 से 3500, क्योंकि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो रहता वो 2500 से 3000 रहता है। ठीक है, मैंने पिछले इसमें पढ़ा दिया, इसलिए बोलता ध्यान से देखो, नोट्स अच्छे से बनाओ, एकदम मस्त समझ में आएगा आपको। इसके बाद एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टाइडल, इसका ये देखो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? टीवी मतलब टाइडल वैल्यू, उसके बाद ERV मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू। तो ये 500 और 1100 मतलब 500 टाइडल वैल्यू और ERV 1100। तो ये दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 600, 1600 ml। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, मतलब एक पर्सन जब नॉर्मल एक्सपिरेशन से ज्यादा फोर्स से एक्सपायर करता, उसका वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी। इसके बाद क्या है? फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी क्या है सर? तो ERV मतलब, पहले इसका मतलब देख लेते, फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी का। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब ऐसा वॉल्यूम जो कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी लंग्स के अंदर रह रहा है, उसको हम फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी बोलेंगे। रेसिजुअल वॉल्यूम क्या है? जो कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी क्या हो रहा है? फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी बॉडी में रह रहा है, तो ये क्या हो गया? रेसिजुअल वॉल्यूम हो गया। तो फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी मतलब नॉर्मल टाइम में लंग्स की फंक्शनल रेसिजुअल मतलब लंग्स में कितना वॉल्यूम रहता है, वो ये कैपेसिटी से मालूम पड़ता। तो कैसे मालूम पड़ेगा? ERV प्लस RV मतलब 1100 से 1200 तक ये रह सकता। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा फिर? 200, 2300। ठीक है, इसके बाद वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है? कि मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम पर्सन कैन ब्रीथ, मतलब एक पर्सन मैक्सिमम कितना ब्रीथ कर सकता। एक बार समझो, मैंने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया पूरा और पूरा फोर्सफुली इंस्पिरेशन भी कर लिया, तो उस टाइम में उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी किससे किससे मिलकर बनी हुई रहती है? देखो, ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू, टीवी टाइडल वैल्यू, IRC इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू, ये तीनों से मिलके क्या बन जाती? वाइटल कैपेसिटी बन जाती। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या? मैक्सिमम वैल्यू पर्सन कैन ब्रीथ, मतलब एक पर्सन मैक्सिमम कितना ब्रीथ कर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी कितनी होंगी? देखो, सबसे पहले ERV मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू, तो ये हो गया 2500, सॉरी IRV 2500 है। ठीक है, तो माइनस कर लेना। ERV कितना है? 1100। ठीक है, टीवी 500, IRC ये कितना है? 2500। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू, टाइडल वैल्यू, इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू। ठीक है, तो ये तीनों मिला के क्या हो जाएगी? वाइटल कैपेसिटी। तो ये कितने आ जाएगी? 4100 ml। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम एक लास्ट कैपेसिटी बची हुई है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, ये मैं मिटा देता हूं, जिसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। सो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है बताओ भैया? तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या रहती? टोटल लंग कैपेसिटी उसका ही नाम ही बता दे रहा है टोटल लंग कैपेसिटी का कि क्या है यहाँ पर। तो टोटल लंग कैपेसिटी मतलब पूरे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है अपनी, कितने टोटल एयर कितनी बैठ सकती है। तो देख लेते हैं। RV सबसे पहले रेसिजुअल वैल्यू आएगा, जो कि लंग्स में से बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो RV कितना रहता है? 1200। ERV मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? 1100। टीवी मतलब टाइडल वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है? 500।
IRV मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम क्या है 2500 या फिर 3000। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट डिफरेंट IRV हो सकता है। ठीक है, तो टोटल 5300 टू 5700 तक एक नॉर्मल पर्सन की टोटल लंग कैपेसिटी हो सकती है। एक और चीज याद रखो, एक फैक्ट के तौर पे, जो एथलेटिक खेलते हैं, जो स्पोर्ट्स में है, उनकी जो लंग कैपेसिटी है वो ज्यादा रहती है। क्यों ज्यादा रहती है? ताकि वो डेवलप्ड कर लेते हैं, उनको भागना पड़ता, उनको एक्सरसाइज करना पड़ती वगैरह वगैरह। इस वजह से उनकी टोटल लंग कैपेसिटी क्या रहती, ज्यादा रहती, क्योंकि उनका आरवी तो सेम रहेगा लेकिन ERV बढ़ा हुआ रहता है या फिर IRV बढ़ा हुआ रहता। क्यों बढ़ा हुआ रहता मैंने बोल दिया, वो डेवलप्ड हो जाते क्योंकि वो भागना वगैरह वगैरह, उस वजह से वो एथलेटिक्स, जो एथलेटिक खेलता है, एथलेटिक्स प्लेयर मतलब जो एथलीट है, उनमें ये ज्यादा देखने को मिल सकती है हमको। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद ये पूरे कैपेसिटी को एक ट्रिक के जरिए हम बहुत आसानी से समझ लेंगे। तब तक मैं ये मिटा देता हूँ और वो ट्रिक आपको बता देता। तो बढ़िया आसान ट्रिक है, देखो यहाँ पर बहुत आसान ट्रिक से समझाने वाला है मैं, ध्यान दो एकदम। अगर आपने पहले से पूरा लेक्चर देखा होगा तो ये ट्रिक भी आपको समझने में एकदम आसानी जाएगी। आसानी जाएगी मतलब लगेज याद हो जाएगा, और नीट में कम से कम 2 क्वेश्चन आपके फिक्स पक्के, मतलब फिक्स आ गए। ठीक है, सो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो यहाँ पर टाइडल वैल्यू बीच में रखेंगे। टाइडल वैल्यू एक नॉर्मल इंसान ने इंस्पायर करा, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 500 ml। ठीक है, as I said in my previous lecture। ठीक है, तो टाइडल वैल्यू 500 ml। ठीक है, उसके बाद वही इंसान ने नॉर्मल इंस्पायर कर दिया, फिर वो इंसान ने क्या किया, फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया, इंस्पिरेशन किया, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू ये कितना रहता 2500 से 3000। ठीक है, 2500 ml। उसके बाद वही इंसान ने क्या किया, फिर नॉर्मल इंस्पिरेशन किया और फिर टाइडल वैल्यू पे आ गई। फिर वही इंसान ने क्या किया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू मतलब फोर्सफुली एक्सपायर कर आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू यहाँ पर आ गया, ये कितना रहता 1100। उसके बाद रेसिजुअल वैल्यू, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लंग में जैसा का वैसा रहता। लंग्स कोलैप्स ना हो, लंग्स कोलैप्स ना हो मतलब लंग्स में एयर हमेशा भरी हुई रहती ताकि लंग्स कोलैप्स ना हो, लंग्स गिरना। कोलैप्स का मतलब आपको समझता हूँ, मेरे को हिंदी में बोलते नहीं आ रहा। ठीक है, तो रेसिजुअल वैल्यू जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक समझ में आ गई। इसके बाद कैपेसिटीज भी देख लेते। इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू और टाइडल वैल्यू में को मिला को क्या होता, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो कितने हजार ml की है, 3000 ml की, 500 ml प्लस 2500 ml, 3000 ml, समझ में आ गया। इसके बाद टाइडल वैल्यू प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ये कितनी की होगी, ये 500 और ये कितना है 1100 ml। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1600 ml। ठीक है, समझ में आ गया। अब वाइटल कैपेसिटी, ये तीनों को मिला के IRV, TV, ERV, ये तीनों को मिला के वाइटल कैपेसिटी होती है। तो वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी 4100। समझ में आ गया। और ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया अपना। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के आखिरी तक बने रहना ताकि आपको पूरा कंसेप्चुअल क्लियरिटी आए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं हम, अल्वोली। अल्वोली क्या है, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब ये क्या है, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस है। क्या है, प्राइमरी साइट है, मतलब मेन साइड है अल्वोली। क्या, अल्वोली। अगर अल्वोली नहीं है, अल्वोली नहीं पता आपको क्या है, तो मैंने ये अल्वोली के बारे में पढ़ाया हुआ है लेक्चर नंबर फर्स्ट में, नहीं लेक्चर नंबर सेकंड में, पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस है ये। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। मतलब ये प्राइमरी साइट है, यहां से ही क्या होता, एक्सचेंज ऑफ गैस होता। देखे थे अपन ने कि नोज से लेके तो ब्रोंकियोल तक सबके सब क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है, बट अल्वोली इज नथिंग बट एक्सचेंज पार्ट है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद O2 एंड CO2 सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब जो O2 रहता है और CO2 रहता, ये एक्सचेंज कैसे करते, ये एक्सचेंज करते सिंपल डिफ्यूजन से। कैसे एक्सचेंज करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से इनका एक्सचेंज होता। किस वजह से होता, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, तो मैं एकदम सिंपल वर्ड में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। मैंने डिटेल में इसको पहले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हायर
गैसेस लोअर गैसेस की तरफ जाते, इसको हम प्रेशर ग्रेडियंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऐसा बोलते हैं। उसके बाद सोलिबिलिटी ऑफ द गैस एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो सोलिबिलिटी रहती गैसेस की वो, और क्या, सोलिबिलिटी और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब जो थिकनेस रहती मेम्ब्रेन की जहां पर वो गैस डिफ्यूज कर रहा, वो इफेक्ट करती रेट ऑफ डिवीजन को, मतलब रेट को वो इफेक्ट करती। मतलब अगर थिकनेस बड़ा रहा तो डिफ्यूजन स्लो होगा, ऐसे थिकनेस क्या करती, इफेक्ट करती किसको, डिफ्यूजन को। और क्या इफेक्ट करता, सोलिबिलिटी। क्या सोलिबिलिटी, मतलब गैस की पानी में सोलिबिलिटी क्या है, गैस पानी में कैसे मिक्स होता है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता। उसके बाद पार्शियल प्रेशर भी एक टर्म रहता। पार्शियल प्रेशर क्या टर्म है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस रिप्रेजेंटेड एज PCO2 एंड PO2। देखो यहाँ पर ध्यान दो, अगर दिख रहा होगा आपको तो ये एक समझो बॉडी है, बॉडी में अलग अलग तरह के गैस है, ठीक, ये है O2, ठीक है, और ये है CO2, ठीक है। तो अब इसका प्रेशर क्या है बॉडी में, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता, ठीक है। ये एक अलग गैस है, ये CO2 है समझो, और ये O2 है, ओके। तो ये दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर अलग अलग रहेगा, और ये पार्शियल प्रेशर, इसी को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या, कि प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें CO2 का प्रेशर क्या है, तो उसका प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। और O2 के गैस को उसका प्रेशर क्या है, उसके गैस को क्या बोलेंगे हम, उसका गैस को उसका पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोट किया जाता है PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। उसके बाद सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन O2, मतलब जो सोल्यूबिलिटी है CO2 की वो बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, O2 के कंपैरिजन में CO2 की 20 to 25 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, इज मच हायर कंपेयर टू O2, ठीक है। इसके बाद ये मिटा के हम इसके आगे का देखेंगे। सो हम क्या देखने वाले हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है भैया बताओ, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है, देखो यहाँ पर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में क्या क्या रहता है, 3 पार्ट्स रहते, 3 लेयर रहते। कितने लेयर रहते, 3 लेयर। एक रहता थिन स्क्वामस एपिथेलियम। अब ये हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ लेंगे कि स्क्वामस एपिथेलियम क्या रहता। स्क्वामस एपिथेलियम ऐसा समझो कि बहुत पतली लेयर रहती, थीन, देखो थीन स्क्वामस एपिथेलियम लेयर रहती है जो कि काम में आती डिफ्यूजन के लिए। फिर इंडोथेलियम ऑफ अल्वोलर कैपिलरीज, इंडोथेलियम ऑफ अल्वोलर कैपिलरीज, अल्वोलर कैपिलरीज में एक इंडोथेलियम रहता, यही डिफ्यूजन के काम में आता, यही डिफ्यूजन करता, ठीक है। उसके बाद आता है बेसमेंट सब्सटेंसेस, बेसमेंट सब्सटेंसेस मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन। जमा तो मैं यहाँ पर आपको एक इमेज लगा के बता दूंगा कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसा रहता। उसके बाद डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 1 मिलीमीटर से भी कम थिक रहता, मतलब 1 मिलीमीटर जो आता ना उससे भी कम थिक रहता ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, क्योंकि मैंने बताया कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या करता, इफेक्ट करता है डिफ्यूजन पे, ठीक है। तो जितना छोटा साइज थिकनेस रहेंगी मेम्ब्रेन की, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, उतनी जल्दी गैस क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा, ओके। उसके बाद ब्लड, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, कि मतलब ब्लड से ही तो ट्रांसपोर्ट होगा ना, एक्सचेंज होगा ना, ब्लड से ही O2 और CO2 ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो वो कैसा होगा देख लेते हैं। तो O2 का ट्रांसपोर्ट देखते सबसे पहले, किसका ट्रांसपोर्ट, O2 का, मतलब ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 97%, कितने परसेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डाला हुआ है, नीट में क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। तो O2 ट्रांसपोर्ट, O2 का ट्रांसपोर्ट 97% O2 बाय RBC बोल रहा हूँ मैं, RBC मतलब 97 जो O2 रहता वो किससे एब्जॉर्ब होता, मतलब किससे ट्रांसपोर्ट होता, आरबीसी से ट्रांसपोर्ट होता। और जो बचा हुआ 3% ऑक्सीजन है वो किससे ट्रांसपोर्ट होता, प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता, ठीक है। उसके बाद CO2 का ट्रांसपोर्ट देख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ठीक है। 20 to 25% बाय RBC, ठीक है, मतलब 20 से 25% जो एक्सचेंज होगा गैस का वो किससे होगा, वो होगा अपना आरबीसी से। आरबीसी से कैसे होगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। 70 एज बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट क्या है,
तो ये है बाइकार्बोनेट। तो इससे 70% ट्रांसपोर्ट होगा CO2, 70%, कितने परसेंट? 70%, ठीक है। और 7% बाय प्लाज्मा, मतलब 7% किससे होगा? प्लाज्मा से होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये हीमोग्लोबिन क्या है? देखो तुमने सुना होंगे हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। आयरन मतलब ये फिर रहता है इसमें, ठीक है। तो रेड कलर का रहता है, ये आरबीसी में रहता, और क्या काम करता है ये ट्रांसपोर्ट के काम में आता। कौन किसके ट्रांसपोर्ट के काम में आता? CO2 और O2। CO2 के कितने परसेंट? 97%, और O2 के कितने परसेंट? 20 to 25%, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ऑक्सीजन का, अब हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो O2 हीमोग्लोबिन, मतलब O2 प्लस हीमोग्लोबिन, अगर O2 और हीमोग्लोबिन मिला तो रिवर्सिबल मैनर में, रिवर्सिबल मैनर मतलब देखो ऐसी रिएक्शन होगी, O2 प्लस हीमोग्लोबिन, Hb लिख देता हूँ, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऐसा बनेगा। समझ में आया? तो ये बनने के बाद ये रिवर्सिबल मैनर में रहेगा, मतलब रिवर्सिबल मैनर में मतलब ये टूट भी सकता और बन भी सकता। इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल मैनर बोलते हैं। ये केमिस्ट्री का पॉइंट यहाँ पर मैंने समझा दिया। उसके बाद 1 हीमोग्लोबिन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब एक हीमोग्लोबिन जो रहता वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता, कैरी करता, और कैरी करता मतलब ले जाता उसको, मतलब ट्रांसपोर्ट कराता उसका, ठीक है, समझ में आया? इसके बाद हम इसका अगला पॉइंट देखेंगे। तब तक ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो, मैं मिटा देता हूं तब तक। तो ठीक है, यहां पर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन का एक्सचेंज पूरा देख लेते हैं। इसके पहले थोड़ा देखा है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है? ये सबसे पहले याद रखो, ये सिग्मोइड रहता। कैसा रहता? सिग्मोइड रहता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb विथ O2 प्लॉटेड अगेंस्ट PO2, मतलब ये कैसा रहता कि ये ऑक्सीजन और सैचुरेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अगेंस्ट में प्लॉट किया जाता ऐसे, और ये कैसा रहता? सिग्मोइड, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं अपन O2 और यहां पर PO2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, मतलब पार्शियल प्रेशर क्या रहता? मिक्सचर ऑफ गैस में एक गैस का इंडिविजुअल का प्रेशर कितना है वो खोजना। तो अलग अलग पार्शियल प्रेशर में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, उसके अगेंस्ट ऑक्सीजन कितना है, ये प्लॉट करके ये कर्व निकाला जाता। तो ये कर्व कैसा रहता? ये सिग्मोइड रहता, ठीक है। हाईली इफेक्टिव टू स्टडी इफेक्ट ऑफ PCO2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये स्टडी करने में हाईली इफेक्टिव है। किसके लिए? PCO2 खोजने के लिए और H+ कॉन्सेंट्रेशन खोजने के लिए, ठीक है। उसके बाद इन अल्वोली इट इज फेवरेबल टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बट ऑब्वियसली बात है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा रहेगा अल्वोली में, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, फॉर्मेशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। कहां पर? अल्वोली में, क्योंकि अल्वोली में क्या है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। उसके बाद इन टिश्यू, अब टिश्यू में क्या ज्यादा रहता? CO2 ज्यादा रहता। CO2 क्यों ज्यादा रहता? बिकॉज देर वहां पर एनर्जी लगती है और वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट तोड़ता, और वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट तोड़ने की वजह से वहां पर CO2 ज्यादा अमाउंट में रहता। तो इट इज फेवरेबल टू डिसोसिएशन ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन, यहाँ पर विथ O2 विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर डिसोसिएशन होगा, कहां पर? टिश्यू में। लेकिन किसका डिसोसिएशन होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। वेयर एज इन अल्वोली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन अल्वोली, ठीक है। उसके बाद O2 गेट बॉन्ड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस। देखो लंग सरफेस में क्या होगा? O2 बॉन्ड हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ। एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल ले जाएगा? 4 मॉलिक्यूल ले जाएगा, एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू। समझ में आ गया? 100 ml ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ O2, मतलब हर 100 ml में 5 ml O2 रहता है, और वो 5 ml O2 वो किसको देता है? जाकर टिश्यू को देता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे? CO2 का
ट्रांसपोर्ट देखेंगे। तब तक ये आप लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, वीडियो के बाद लिख लेना, या फिर अभी लिख लो, मैं ये मिटा के O2 CO2 का हम देखते हैं फिर ट्रांसपोर्ट। सो नाउ हम क्या देखने वाले हैं अब कि CO2 का कैसा ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में। तो ध्यान रखो CO प्लस H2, सबसे पहले हम किसके हिसाब से देखेंगे, RBC से कैसा ट्रांसपोर्ट होता है वो देखेंगे। तो CO2 प्लस HB ये दोनों मिलके कार्ब अमीनो, क्या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ये 22-25% से हम कैरी कर लेते, मतलब ट्रांसपोर्ट कर लेते CO2 का। उसके बाद when PCO2 is high and PO2 is low in tissue, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन will form। मतलब जब PCO2 हाई रहेगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा रहेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम रहेगा, तब क्या बनेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, और ये फिर उससे ट्रांसपोर्ट होगा। कब होगा, जब PCO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा और PO2 का कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा। ये कहां पर होता है, जनरली ये टिश्यू में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद RBC, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज। कार्बोनिक अनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम आरबीसी में बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलता। ये एक टाइप की एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एक टाइप की एंजाइम है। अब तुम पूछ रहे थे ना सर 70% ये बाइकार्बोनेट क्या है, तो 70% बाइकार्बोनेट क्या है यहाँ पर हम देख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान दो, CO2 प्लस H2, जो CO2 है और H2 है वो कंबाइन होते और कार्बन में अनहाइड्राइज इनको क्या करता, कैटेलाइज करता। कैटेलाइज, ये यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन मालूम होगा तो पता होगा कि कैटेलाइजर क्या रहता, एंजाइम एक कैटेलाइजर की तरह काम करते। तो CO2 और H2O मिल जाते और H2CO3 बनाते। क्या बनाते, H2CO3 बनाते, किसके हेल्प से, कार्बनिक अनहाइड्रेज से। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब इधर से उधर होने वाली। ठीक है, मतलब ये H2CO3 टूट के CO2 प्लस H2O भी बन जाएगा और CO2 प्लस H2O कार्बोनिक अनहाइड्रेज से H2CO3 भी बन जाएगा। उसके बाद कार्बोनिक अनहाइड्रेज और काम करता है इस पे, H2CO3 पे, और क्या बना लेता, HCO3 और H प्लस। HCO3 को क्या बोलते हैं हम, बाय कार्बोनेट। ठीक है, ओके, समझ में आया अच्छे से एकदम। ठीक है, इसको बोलते शायद बाइकार्बोनेट, इसको आयंस बोलते, बाइकार्बोनेट आयंस, इसको बाइकार्बोनेट बोलते, सॉरी। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट एनायन। ठीक है, आयंस। ठीक है, उसके बाद एट टिश्यू साइड CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड। टिश्यू के साइड में क्या होगा कि जो CO2 है वो डिफ्यूज हो जाएगा। क्यों डिफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि टिश्यू के लेवल पे जो है वो CO2 की मात्रा ज्यादा रहती, CO2 की क्वांटिटी ज्यादा रहती, इसलिए क्या होगा, टिश्यू के लेवल पे CO2 डिफ्यूज कर जाएगा ब्लड में और HCO3 एंड H प्लस आयन बना देगा। ठीक है, उसके बाद जो CO2 है वो ट्रैप्ड होगा टिश्यू में, टिश्यू में ट्रैप्ड कर लिया जाएगा, उसको मतलब पकड़ लिया जाएगा, और वो पकड़ने के बाद ट्रांसपोर्टेड टू अल्वोली, मतलब इसको क्या किया जाएगा, अल्वोली में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। मतलब टिश्यू क्या करेंगे कि CO2 को पकड़ लेंगे और फिर उसको कहां पर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, अल्वोली में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। और अल्वोली क्या करेंगे, फिर अल्वोली जैसा O2 का देखे हमने वैसे अल्वोली उसको कर देगी, ऑक्सीजन से मिक्स कर देगी और क्या बना देंगे उसका, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको बना देंगे और फिर वापस टिश्यू के पास उसको भेज देंगे एनर्जी के लिए। ठीक है, उसके बाद 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml ऑफ CO2, मतलब जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता वो क्या करता, 4 ml ऑफ CO2 बनाता। ठीक है, तो यहां तक हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लिया। तो ये पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। एक पॉइंट है वो नेक्स्ट सेंटर कहां पर है कि रिदमिक रेस्पिरेशन कैसा होगा, रिदमिक रेस्पिरेशन कैसा होगा वो आज हम देखने वाले हैं। तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर रहता, क्या रहता, जो रेस्पिरेटरी सेंटर रहता वो मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन में रहता। कहां पर रहता, मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन, मतलब मेडुला के रीजन में, मतलब हाइड ब्रेन के मेडुला रीजन में ये यहाँ पर रहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक रेगुलेशन। अब ये रिदमिक रेगुलेशन का मतलब क्या होता कि जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है वो रिदमिक वे में कैसा होगा, ये कौन कंट्रोल करता, मेडुला रीजन कंट्रोल करता। ठीक है, उसके बाद न्यूमोटेक्सिक सेंटर, न्यूमोटेक्सिक सेंटर क्या है, अब ये देखो, न्यूमो
न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमो का मतलब होता कि रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स रीजन। अब ये पॉन्स रीजन में रहता, कौन सा सेंटर? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर रहता? मेडुला रीजन में। और जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो कहाँ पर रहता? पॉन्स में, ठीक है। रीजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, ये भी क्या करता? रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करने का काम ये करता। कौन कौन? रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि मेडुला रीजन में रहता, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि कहाँ पर रहता? पॉन्स में रहता। उसके बाद रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। इसका काम क्या है न्यूमोटैक्सिक सेंटर का? कि ये रिड्यूस करता किसको? इंस्पिरेशन को, मतलब सांस अंदर लेने को ये रिड्यूस करता, कम करता। कौन? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। उसके बाद कीमो सेंसिटिव एरिया। अब कीमो सेंसिटिव एरिया, कीमो मतलब केमिकल होता, तो केमिकल से याद रखना सेंसिटिव टू O2 एंड H+आयन। H+आयन और CO2 का ये सेंसिटिव रहता। सेंसिटिव मतलब ये उसको सेंसिटिव रहता कि मतलब CO2 बढ़ गया बॉडी में और H+ कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ गया तो क्या होगा? CO2 और H+ कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी में बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा? ये एक्टिवेट हो जाएगा। कौन? कीमो सेंसिटिव एरिया बॉडी में का, ठीक है। उसके बाद रिसेप्टर एसोसिएटेड विद ऑर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी, मतलब जो रिसेप्टर है वो कैरोटिड आर्टरी और आर्टिक आर्च से ये रिलेटेड रहता है। रेस्पिरेटर रिसेप्टर रिकॉग्नाइज चेंज इन O2, ये क्या करते हैं? आर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी के जो भी ये रहते हैं अपने रिसेप्टर रहते हैं, वो क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं CO2 को और H+ कॉन्सेंट्रेशन को एंड टेक एक्शन, और उसके वजह से वो एक्शन लेते हैं उस पर, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ O2 इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब जो रोल है O2 का, जो रोल है O2 का रेस्पिरेटरी रिदम में वो इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट है मतलब उसका रोल हमको मालूम नहीं है कि उसका रोल क्या है। किसका रोल? O2 का रोल हमको अभी तक मालूम नहीं है कि उसका रोल क्या है। मतलब रेस्पिरेशन में O2 का रोल, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर में O2 का रोल हमको मालूम नहीं है, वेराज CO2 और H+ आयन का रोल हमको मालूम है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नीट में आ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना अच्छे से एकदम? इसको मिटा के हम आगे का पढ़ लेते हैं। सो हमारा लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में। तो वो कौन सा है? कि डिसऑर्डर्स, रिलेटेड टू डिसऑर्डर्स और क्लिनिकल एनाटॉमी। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहली बीमारी है यहाँ पर अस्थमा। तो अस्थमा क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। क्या? जो ब्रीथिंग रहती है हमारी, जो सांस लेने की, सांस लेते हैं हम, वहां पर हमको क्या होती है? डिफिकल्टी होती है। डिफिकल्टी मतलब हमको प्रॉब्लम जाती है, दिक्कत जाती है रेस्पिरेशन करने में या फिर ब्रीथिंग करने में, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? तो वीजिंग, वीजिंग मतलब नाक हमेशा बहते रहना। इन्फ्लामेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकिया एंड ब्रोक्यूल्स, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता कहाँ पर? ब्रोंकिया में और ब्रोक्यूल में, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन हो जाना ब्रोंकिया और ब्रोक्यूल में, ये अस्थमा है, ठीक है। उसके बाद इम्फाइसीमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोनिक डिसऑर्डर, क्रोनिक डिसऑर्डर मतलब ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, एक्यूट डिसऑर्डर में ये क्रोनिक है, मतलब थोड़ा डेंजर है। क्यों होता है? यहाँ पर क्या होता है? अल्वोलर वॉल डैमेज ड्यू टू विच सरफेस एरिया डिक्रीज, मतलब क्या होता है? जो अल्वोलर वॉल है वो डैमेज हो जाते हैं, डैमेज मतलब खराब हो जाते हैं, और उनका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता? कम हो जाता। अब याद रखो, अल्फा एंटी ट्रिप्सिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है उसकी थेरेपी, इससे इसको सही किया जाता। ये 2024 में आया था नीट में, ठीक है। सो क्या है कि एम्फाइसीमा क्या है? क्रॉनिक डिसऑर्डर है, अल्वोलर वॉल को डैमेज करता, सरफेस एरिया इसमें डिक्रीज हो जाता, और सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ तो उससे क्या होगा? फिर जो रेस्पिरेशन है, अपन जो रिस्पायर करते वो बराबर से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका मेन कॉज क्या है? स्मोकिंग, सिगरेट्स, सिगरेट फूकना या फिर सिगरेट पीना या फिर स्मोक करना, इसका मेन कॉज है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, देखो ऑक्यूपेशनल, उसका नाम ही बता रहा है ऑक्यूपेशनल का, कि ऑक्यूपेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिससे हम ऑक्यूपेशन, जो ऑक्यूपेशन करते उसकी वजह से होने वाला, ठीक है। इसको हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऐसा बोलते हैं। ये किस वजह से होता? इंडस्ट्रीज में काम करने की वजह से होता। कौन सी इंडस्ट्रीज? जो कि स्टोन को ब्रेक करती या फिर ग्राइंड करती, ब्रेक करती मतलब
स्टोन को तोड़ने वाली कंपनियां या फिर ग्राइंड करने वाली, क्रश करने वाली कंपनियां, उस वजह से, क्रश मतलब तोड़ने वाली कंपनियों में जो काम करता है, उस वजह से होने वाली ये डिसऑर्डर है, जिसको हम ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर बोलते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर होना चाहिए, मतलब बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, 10-15 साल हो गए, तब ये डिसऑर्डर हमको देखने को मिलता है। ठीक है। फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस होता है इसमें। फाइब्रोसिस मतलब जो लंग्स के टिश्यू है वो फूल जाते, मैं बता दूंगा अगर हो पाया तो वीडियो में कि फाइब्रोसिस कैसा होगा, तो वो फूल जाते। ठीक है, जो लंग्स के टिश्यू है, इसकी वजह से सीरियस डैमेज होगा। और लंग डिसीज ये एक बहुत बड़ा सीरियस डिसीज है, सीरियस मुद्दा है, इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का, कि वो ना जो काम कर रहे हैं वहां पर अपना स्टोन क्रैशिंग और ग्राइंडिंग कंपनियों में। ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा और रेस्पिरेशन हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, इसका अगला वाला चैप्टर। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना। हैव अ ग्रेट डे।